हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 189। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। ये बात सच है कि स्टोरी में बीडीटीएच की पिछली स्टोरी से कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन डोंट वरी, इस आर्क के बाद शुरू होगा क्लैन मेड्यूसा का आर्क और काफी जल्दी जियान जुंदर वगैरह से ही मिलेगा। यू डू नॉट हैव टू वेट टू मच। आई थिंक इस आर्क में बचे हैं 4 और एपिसोड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस हो जाए। इस वजह से फटाफट से हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा बनो, नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम अभी ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस के वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। हमारे सारे मेंबर्स कल के वीडियो को शाम को ही देख पाते हैं, वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उसे ऊपर वाले मेंबर्स ये रहते हैं 2 एपिसोड्स आगे। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट का जो मेजर हिस्सा होता है वो फोकस करता है ज्वालिनी रॉयल फैमिली के ड्रैगन लविंग लीजन के ऊपर। हमने देखा था कि किस तरीके से सोलोमन सेक के लीडर को भी ड्रैगन लविंग लीजन की वजह से भागना पड़ता है और फिर फाइट होती है ड्रैगन लविंग लीजन और 2 सोल के बीच में। दूसरी तरफ जियान का ग्रुप भी इस पर्पल क्रिस्टल पैलेस की गहराइयों में पहुंच चुका था। ये पहुंचे होते हैं एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार के सामने। हमें मालूम पड़ता है कि इस दीवार के उस तरफ मूनलाइट फेरी के इनहेरिटेंस के साथ साथ वो इविल रेस के पावर हाउसेस भी सील्ड है। यूटू जो कि मूनलाइट फेरी की कंपेनियन होती है, वो डीमन वेल के साथ मिलकर कुछ हैंडसीज को चेंज करते हैं, फिर एक मिस्टीरियस मेथड का इस्तेमाल करके स्टोन वॉल के अंदर का रास्ता खोलते हैं। जियान का ग्रुप अंदर गया था, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि इनके पीछे वो ची हाउचिंग भी आ गया है। चलो अब यहीं से करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। जैसे जियान का ग्रुप एंटर करता है उस हॉल के अंदर, वो म्यूइंग और यूरू एक खतरनाक प्रेशर को फील करते हैं। अच्छी बात है कि उनके साथ यूटू थी जो एक जेंटल एनर्जी को रिलीज करके इस प्रेशर को कम कर देती है। जियान जस्ट अंदर की सिचुएशन को देखने लगा था, तभी उसे किसी की एक्साइटमेंट से भरी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, ब्रदर शाओम्यू, ये सच में आप हो? तो फाइनली आप मुझसे मिलने आए हो। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि आप मुझे अबेंडन नहीं करोगे। जब जियान इस आवाज को फॉलो करता है, सबसे पहले उसकी नजरें जाती हैं पर्पल केज के ऊपर। इस पिंजड़े के अंदर होती है एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल फिगर। उसके हाथ पिंजड़े की बार्स को टाइटली पकड़े हुए होते हैं और वो आंखें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। जब यूटू और डीवन वेल इस लड़की की तरफ देखते हैं, दोनों के चेहरे इमोशन से भर जाते हैं। अगर ये लड़की नहीं होती तो शायद वो इविल पावर हाउसेस अब तक यहाँ से बाहर जा चुके होते। और ये शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कत्लेआम की। जब जियान पिंजड़े के अंदर उस लड़की को देखता है, उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज फ्लैश होती हैं। ये जाना पहचाना सीन था। ये मेमोरीज होती हैं इसी वुमन की जो एक नौजवान के बाहों में होती है, लेकिन जिस चीज ने जियान को स्टन कर दिया होता है वो होता है उस नौजवान का लुक। वो बंदा एग्जैक्टली जियान की तरह था, ऑल्दो दोनों की भौहें थोड़ी सी अलग थी, लेकिन बाकी का सब आइडेंटिकल होता है। जियान फील करता है कि ये उसकी ब्लड लाइन का इफेक्ट है। जब म्यूइंग और यूरू देखते हैं जियान को वहीं पे थमते हुए, म्यूइंग आगे आके बोलती है, जियान क्या तुम ठीक हो? तभी यूटू आके म्यूइंग को रोक के बोलती है, चिंता मत करो, वो सेफ है, बस उसे कुछ पुरानी यादें याद आ गई हैं। ये सुन के यूरो और म्यूइंग खुद को संभालते हैं। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जियान फाइनली काम डाउन हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले जो उसने सीन देखा होता है उस पर अभी जियान भरोसा नहीं कर पाता। अगर वो उस व्यक्ति की भौहें और माथे पे एक चोट के निशान को नहीं देख पाता तो जियान को लगता है एग्जैक्टली वही है। हम उसे गहरी सांस छोड़ के अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। उसे पता था कि अभी सच बताना ये इस लड़की के लिए बहुत क्रूअल होगा, लेकिन जियान को ऑनेस्ट रहना था। वो अपनी नजरें झुका के बोलता है, मुझे माफ करना, भले ही मैं उनकी तरह लगता हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। जब इन शब्दों को लड़की सुनती है, हम उसकी आंखों की खुशी को गायब होते हुए देखते हैं। अब वो आंखें भर गई होती है खालीपन से। वो एक सॉफ्ट लेकिन इनडिस्क्राइबल सैडनेस से भरी आवाज में कहती है, तुम वो नहीं हो, लेकिन तुम सच में उस जैसे लगते हो, हमारी स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। ये सुन के जियान साय करता है। तभी उसकी नजरें जाती है एक स्टोन स्टैचू के ऊपर और जियान फिर से शॉक हो गया था, क्योंकि जो पत्थर की मूर्ति इस हॉल में मौजूद होती है वो एग्जैक्टली उस जैसी थी। इवन जो उसके पीठ पे एंशिएंट रूलर मौजूद है वो भी जियान जैसी थी। जब जियान देख रहा होता है स्टैचू को, उसके कान में उस औरत की आवाज जाती है। पिंडे के अंदर वो औरत बोलती है, तुम शाओ क्लैन से हो? ये सुन के जियान की आंखें ब्राइट होती है। जियान हल्के से नॉड करता है। ये सुन के वो औरत थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। वो फिर बोलती है, मैं तुमसे एक फैमिलियर ऑरा को सेंस कर रही हूँ। बोलते बोलते उस औरत ने अपनी उंगली को आगे प्रेस किया था और जैसे वो अपनी उंगली से वापसी का इशारा करती है, अपने आप ही जियान की बॉडी में वो होली फ्लेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फायर हार्ट टियानियन का एक क्लस्टर बाहर आया था। इसे देख के वो औरत खुश हो गई थी। वो कहती है, सच में फायर हार्ट टियानियन है। ये सुन के जियान बोलता है, सीनियर आप इसे पहचानती हो? जिस तरीके से औरत उसकी फायर हार्ट टियानियन को बिना परमिशन के उसकी बॉडी से बाहर निकाल पाई है, लगता है दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है। इस खाकी होली फ्लेम को कुछ समय तक देखने के बाद वो मुड़ती है जियान की तरफ। वो औरत अपने सिर को हिला के बोलती है, नहीं मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो है। वो औरत इशारा करती है स्टैचू की तरफ। वो बताती है कि होली फ्लेम ये ओरिजिनली उसको बिलोंग करती
थी। जियान के दिमाग में तुरंत कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो कहते हैं सीनियर शाओ म्यू, जो उसने डेजर्ट माउंटेन रेंज से पहली बार फायर हार्टियन को हासिल किया था, उसे मालूम पड़ रहा था कि इसके पुराने ओनर इस शाओ क्लैन के शाओ म्यू थे। बस सवाल ये है कि अगर शाओ म्यू सच में इस होली फ्लेम को छोड़ने वाले हैं तो क्या वो अब भी जिंदा होंगे। लगता है वो औरत जियान के दिमाग के सवाल को पढ़ पा रही होती है। वो नोट करके बोलती है होली फ्लेम ये शाओ म्यू का कंटिजेंसी प्लान था। इस होली फ्लेम का पहला काम होता है इविल पावर को सप्रेस करके रखना, और दूसरा होता है तुम्हारे शाओ क्लैन के लिए। न कह के उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहती है लेकिन तुम्हारा शाओ क्लैन वो रातों रात गायब हो गया। इस दुनिया को उसकी एक सोल के बारे में भी नहीं पता। मतलब शाओ क्लैन के इंसानों को ढूंढना इम्पॉसिबल है। जब इन शब्दों को जियान ने सुना था उसका दिल कांप गया होता है। वो कहते हैं हमारा शाओ क्लैन रातों रात गायब हो गया। औरत आगे बोलती है फायर आर्टियन ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर शाओ म्यू ने कुछ जरूरी छोड़ा है। जियान वॉइस रिकॉर्ड के बोलते हैं होली फ्लेम के अंदर कुछ है। वो फिर से होली फ्लेम क्रिस्टल को चेक करता है, लेकिन जियान कुछ सेंस नहीं कर पाया था। जियान के चेहरे पे ऐसे कंफ्यूजन को देख के औरत स्माइल करती है। वो कहती है शाओ म्यू की कल्टीवेशन 2 शान लेवल तक थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी दूधी क्लास की स्ट्रेंथ उन राजों को जानने के लिए काफी है? लेकिन चिंता मत करो, जब तुम 9 स्टार दूधी में ब्रेक थ्रू करोगे तुम एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करके उसे हासिल कर पाओगे। मैं फील कर पा रही हूँ कि वो चीज तुम्हारे शाओ क्लैन को ढूंढने की एक चाबी है। इस नॉलेज को पहचानने के लिए जियान को काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अब तक वो जिस चीज की तलाश में था अनएक्सपेक्टेडली उसका क्लू यहाँ मिलेगा। जियान के हाथ क्लेंच हो जाते हैं। 9 स्टार दूधी हाँ अभी उसका नया टारगेट बन गया था। ये पहली बार नहीं था जब जियान से किसी ने कहा हो कि होली फ्लेम की पावर को अनलीश करने के लिए उसे हायर कल्टीवेशन की जरूरत है। और जिस तरीके से लड़की बोल रही है लगता है जियान को जल्दी ग्रो होना होगा। जब वे विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं उस औरत की नजरें जाती है म्यूइंग के ऊपर। वो कहती है ओह इस लड़की के पास भी होली फ्लेम है, इंटरेस्टिंग। अगर तुम अपनी फ्लेम्स को कंबाइन करते हो तो मुझे लगता है इन दोनों के खिलाफ तुम्हारे पास एक चांस है। उस औरत की पहली नजरों को अपने ऊपर फील करके म्यूइंग काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी औरत बॉय से कोड़ के बोलती है अजीब बात है इस लड़की की होली फ्लेम इसने फोर्सफुली किस चीज को सील किया है। ओ क्या ये फ्लेम की खुद स्पिरिट है? ये खोई खोई सी बातें उस औरत ने बड़बड़ाती हुई करी थी। फिर उसकी आंखों में सीरियसनेस दिखाई देती है। वो कहती है ऑलराइट चलो हम मेन टॉपिक पे लौटते हैं। वो बताती है मेरा नाम है केंके और मैं मूनलाइट फेरी की अकेली डिसाइपल हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है 1 स्टार 2 शान लेवल की। तक बोलते बोलते उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं डार्क। वो पीछे नजरें करके बोलती है जहाँ तक बात रही इन दोनों क्रीचर्स की उम्मीद है कि तुम इन्हें पहले ही जानते होगे। अभी जियान और बाकियों की बॉय से उड़ गई होती है। वो कहता है एलियन इविल रेस के वेनरेबल्स। केंके के चेहरे पे कड़वाड़ से भरी स्माइल थी। वो कहती है दैट्स राइट। लगता है उस औरत ने सोचा नहीं था कि ऐसे टेरिफाइंग क्रीचर्स के सामने जियान का ग्रुप अपने आप को कंपोज रख पाएगा। वो अपनी आवाज में कहती है तुम्हारा टास्क सिंपल है, मेरे साथ काम करो, हम इन फॉरेन इविल रेस के इन्वेटर्स को आज एलिमिनेट करेंगे। ये सुन के जियान और म्यू ने नोट किया था। दोनों अपने कदमों को बढ़ाते हैं उस पर्पल केज की तरफ। जियान पूछता है हमें क्या करना होगा। केंके बताती है होली फ्लेम की पावर फॉरेन इविल रेस के लिए एक प्राकृतिक दुश्मन है, क्योंकि वो होली फ्लेम की पावर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इंसानों की तलाश करते हैं। ऑफ कोर्स इंसानों में उनकी कमी नहीं है जो लालच की वजह से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लगता है फॉरेन इविल रेस अब तक समझ नहीं पाई है कि होली फ्लेम जैसे ट्रेजर इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यह नोट करता है। केंके बताती तुम्हें अपनी होली फ्लेम पावर को इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने फोकस करना होगा, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद भी जियान थोड़ा हेस्टेट करता है। वो कहते हैं 1 स्टार 2 शान ये इन दोनों को संभालने के लिए काफी होना चाहिए राइट। केंके अपने सर को हिला के बोलती है नहीं, क्या तुम्हें ये दोनों ऑर्डिनरी लग रहे हैं? ये उन घोस्ट वर्ल्ड के ट्विन घोस्ट एम्पर्स की तरह नहीं है। इन दोनों के बीच का मिस्टीरियस बॉन्ड इन्हें और भी पावरफुल बनाता है। मैं भी इन्हें जैसे सरप्राइज कर पा रही हूँ, इन्हें फिनिश बस होली फ्लेम कर सकती है। यहाँ तक बोलते बोलते केंकी की आवाज बिल्कुल लो हो गई थी। वो पैनी आवाज में कहती है और हाँ मेरी मास्टर की जान जाने का ये दोनों कारण है। वीरू शौक से भरी आवाज में कहती है फेरी मूनलाइट। केंकी नोट करके बोलती है मेरी मास्टर वो 2 स्टार 2 शान के पीक पे थी। उन्हें 3 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए बस थोड़े समय की जरूरत थी। अगर वो फॉरेन इविल रेस से फाइट नहीं भी कर पाती तो उनके लिए खुद को बचाना पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन तब भी उनकी डेथ हो गई। ये अब तक मेरे लिए भी पहली बनी हुई है। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो गए थे। लगता है सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है। डीवन विल और जेड रैबिट U2 एक दूसरे की आंखों में देख के नोट करते हैं। केंकी कहती है तुम सभी पीछे जाओ। ये हॉल इन्हें कमजोर रखता है लेकिन इसे बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ेगा। फाइनली केंकी भी पीछे जाती है और उनके दोनों हाथ हवा में डांस करने लगे थे। ये होती काफी कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील्स। तुरंत उनके हाथ में से चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आती है। रंबलिंग आवाजों के साथ ये पूरा हॉल कांपता है। इसी पल जियान को अपनी चेस्ट एरिया से एक अजीब सा रिएक्शन दिखाता। ये होता है उस ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी का। जियान फील करता है कि वो ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी इस समय गहरे डर में साफ
तौर पे कैंके की टेक्निक ये फॉरेन इविल रेस के खिलाफ खतरनाक सप्रेशन का काम करती थे। हॉल में कैसे कैसे मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए हैं जियान उनके बारे में सोच नहीं पाता, लेकिन वो जान गया था कि एक पावरफुल फॉर्मेशन है। कैंके बताती है मेरे मास्टर की बैटल के बाद जब वो अपने शरीर को छोड़ रही थी, वो अपने अंतिम समय में भी अपनी नेटेंस को ही नहीं छोड़ के गई, बल्कि इन दोनों इविल पावर हाउसेस को भी सील कर दिया। ये कहते कहते कैंके के पीछे दो मुट्ठी के आकार के डरावने दिल अपीयर होते हैं। इन दिलों में धड़कनें मौजूद थी। इन हार्ट्स की पल्स खतरनाक होती है। ये नॉर्मल धक धक नहीं बल्कि बूम बूम की आवाज के साथ बीट करते थे और इनमें से रिलीज होता था इविल ऑरा। लेकिन कैंके की बॉडी में से बाहर आने वाली प्योर एनर्जी इस ऑरे का सामना करती है। कैंके कहती है चिंता मत करो, मेरे मास्टर की सील अब भी मजबूत है। ये दोनों गहरी नींद में। फाइनली रूबी थोड़ा सा आगे आती है। वो कहती है मैं क्या करूं? कैंके कहती है जेड रैबिट और डीवन वेल तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे जब तक इन दोनों क्रीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मेरे मास्टर की नेटेंस तुम्हारी नहीं हो सकती। हालांकि म्यूइंग की तरह यूरोपी जियान की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन कोई विकल्प न होने की वजह से अपने कदम पीछे रहती है, शायद होली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से। लेकिन जियान जब उन दोनों हार्ट्स को देखता है उसके दिल में एक गहरी नफरत पैदा हो गई थी। तभी सुनाई देती है कैंके की आवाज। वो कहती है मैं पहले एक्शन लेती हूँ। जैसे ही उनकी बीच की उंगली टैप करती है उस पर्पल केज को, हम उस पूरे पेड़े को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। इसकी दो सलाखें खुल गई होती हैं और एक लाइट स्टेप से कैंके बाहर आ जाती है। ऐसे सीन को देख के जियान की आंखें खुली रह जाती हैं। उसके दिमाग में मामला थोड़ा क्लियर हुआ था। वो कहता है एक सेकंड लेयर सील। लगता है भले हॉल की पावर इन एलियंस को दबाने का काम करती हो, लेकिन वो पर्पल केज ये असली सप्रेशन टूल है जिससे इविल पावर बाहरी दुनिया में न मिल पाए। लगता है इस बार सरप्राइज बस जियान ही नहीं हुआ था, बल्कि यूट्यूब की भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। वो कहती है तुम बाहर आ सकती हो। कैंके हंस के बोलती है ऑफ कोर्स, ये पर्पल केज एक दो टेक्निक है जिसे मेरी मास्टर ने मुझे सिखाया था। आखिर मैं इसे बाहर क्यों नहीं आ पाऊंगी। खैर कैंके के बाहर आने के बाद जियान और बाकियों को वो हार्ट्स पूरी तरीके से दिखाई देने लगे थे। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल दिल जैसे नहीं होते, ये फिस्ट के साइज के काले धुएं होते हैं। बस इनके अंदर धड़कनें चल रही थी। अपने छोटे से साइज होने के बाद भी इनके अंदर जियान एक ओवरवेलमिंग इविल ऑरे को सेंस करता है। सुनाई देती है वो थम थम वाली आवाजें। लगता है कैंके के बाहर जाने की वजह से इन दोनों की वजह से सप्रेशन कम हो गया था। कैंके ग्रेव आवाज में कहती है ये दोनों फॉरेन इविल रेस के पावर हाउसेस, इनके पास एक नाम है। इन दोनों से कहा जाता है ज़्वानमिंग ट्विंस। ऑल्दो वो पर्पल केज उस इविल ऑरे को अपने अंदर कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, जियान के साइड में खड़ी म्यूइंग तब भी उसे सेंस कर पाती है। वो जानती थी कि आज वो बड़े खतरे का सामना करने वाली है। अगर वो पेड़ा उस इविल पावर को रोक नहीं रहा होता तो जियान और म्यूइंग के लिए इसके पास आना भी पॉसिबल नहीं होता। इनके पीछे के पल्सेटिंग हार्ट्स को देखते हुए बोलती है ये दोनों ज़्वानमिंग किंग फॉरेन इविल रेस के नेदर इविल क्लैन को बिलोंग करते हैं। ये फॉरेन इविल रेस के एक कमजोर ब्रांच है। इन शब्दों पे जियान को भरोसा नहीं होता। वो वॉइस कोड के बोलते कमजोर। अगर दो दी रियल्म के पीके एक्सपर्ट्स कमजोर माने जाएंगे तो फिर क्या हम सच में इनका सामना कर सकते हैं? कैंके बताती हैं जब तुम दोशियान रियल में पहुंचोगे तभी समझ में आएगा। ये नेदर इविल क्लैन, इनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा सिनिस्टर होती हैं। मुझे लगता है मेरी मास्टर की जान लेने के लिए इन दोनों ने अपने क्लैन की किसी हिडन सीक्रेट को इस्तेमाल किया होगा। ये ज़्वानमिंग ट्विंस अपने नेदरवर्ल्ड क्लैन के टॉप पावर हाउसेस हैं। अभी पुरानी यादों में खोने का समय नहीं होता है। कैंके गहरी सांस लेने के बाद बोलती हैं क्या तुम दोनों तैयार हो? जियान और म्यूइंग नोड करते हैं। कैंके कहती है अपनी होली फ्लेम को समन करो। जियान के दोनों हाथों से फायर आर्ट टियानिन राइज होती है। वो म्यूइंग की तरफ मुड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो? म्यूइंग भी नोड करके अपनी आंखें बंद करती है। ऑफ कोर्स जियान को पता नहीं था कि म्यूइंग को डर था उस फ्लेम स्पिरिट का। वो नहीं चाहती थी उसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल करे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हेल्प करना जरूरी है। जैसे म्यूइंग गहरी सांस भरती है उसी मोमेंट पे उसकी बॉडी में से एक ब्रिलियंट अज्योर फ्लेम इरप्ट हुई थी। इस ब्लू फ्लेम के सामने जियान की फायर आर्ट टियानिन भी ट्रेम्बल होती है। ये एक इनेट फियर था। साफ तौर पे म्यूइंग की फ्लेम की रैंक जियान से ऊपर है। ऐसे सीन को देख के जियान साइक करता है। अफसोस की बात है कि अभी गोल्डन डैकिंग से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वरना वो इस फ्लेम को जरूर पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ जब कैंके देखते हैं म्यूइंग की फ्लेम को, वो आंखें नैरो करके बोलती हैं अजीब होली फ्लेम है। क्योंकि जियान के पास है शाओम्यू की फ्लेम, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानती हूँ। वहीं पे ब्लू फ्लेम, इसके अंदर एक समुद्र जैसी चमक है, लेकिन इसकी पावर उतनी शांत नहीं है। कैंके अपने सिर को हिला के इस टॉपिक के बारे में और नहीं सोचती। सुनाई देती क्रैकल क्रैकल की आवाजें। तुरंत ही जियान को अपने चारों तरफ का स्पेस जमता हुआ फील होता है। ये था एक ट्रू दोशियान का ऑरा और जियान इसके कांटेक्ट में पहली बार आया था। लाइफ और डेथ की डुअल फोर्स की मास्टरी जियान की समझ के बाहर होती है। कैंके बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को आगे पुश करती है। एक लाइफ और डेथ के ऑरे से बनने वाली लाइट बीम वैंगूम की आवाज के साथ उस पिंजरे से टकराती है। अचानक से वो दोनों हार्ट जो कि अब तक एक रिदम में धड़क रहे होते हैं वो ट्रेम्बल हुए थे। ऐसा लगता है वे नींद से जाग रहे हो। शाबू शाबू की आवाजों के साथ वो लाइफ और डेथ का ऑरा पतले पतले धागों में बट के उन दोनों दिलों को जकड़ने लगता है। इनके बीच
पीछे मुड़ के चिल्ला के बोलती है अब। जियान और मियुंग दोनों नोट करते हैं। स्पेशली जियान के चेहरे पे सैवेज एक्सप्रेशन होता है। इसका प्लान साफ था क्योंकि दोनों ज़्वानमिंग ट्विंस अभी गहरी नींद में हैं। वो फ्लेम की प्योरिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को खत्म कर देगा। अगर ये दोनों जाग रहे होते तो वो होली फ्लेम को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देते। तो बूम बूम की आवाजों के साथ हम पीली और नीली दो फ्लेम्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये दोनों भूखे बेड़ियों की तरह उन दोनों दिलों के ऊपर झपट्टा मारती हैं। इस वक्त फ्लेम का उन दोनों हार्ट से कांटेक्ट हुआ था। वो काले धुएं के गुच्छे अचानक से थम 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 की तेज आवाजें करने लगते हैं। ये आवाजें और वॉलेंट हो जाती हैं। साफ तौर पे स्ट्रगल कर रहे थे। ये देख के कैंकी बोलती है बिल्कुल मत रुकना, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। जियान और मियुंग अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सर्कुलेट करते हैं और फ्लेम लाइट भी बूमिंग आवाजों के साथ और मोटी हो जाती है। लेकिन लगता है काफी नहीं था। कैंकी दांती मीस के बोलती और मैं और फ्लेम चाहिए। उनके चेहरे पे भी एक रूथलेस एक्सप्रेशन आया था। ये हॉल एक बार फिर से ट्रेम्बल होता है। इस हॉल में भरने लगती एक सिल्वरी पावर। जिस मोमेंट में सिल्वर मून पावर अपीयर हुई थी, एक ओवरवेलमिंग प्रेशर जियान और बाकियों को ट्रेम्बल कर देता है। कैंकी कहती है इन्हें रोक के रखो, मैं फाइनल अटैक करने जा रही हूँ। कैंकी कुछ हैंडसीज को चेंज करके अपने एक हाथ को आगे के स्पेस में घुसा देती है। ट्रैक 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 की आवाज के साथ सामने के स्पेस में लंबी लाइन बनी थी। इससे बाहर आता एक बड़ा सा धनुष। ये था एक सिल्वर मून बो। जब जनिस चमकते हुए धनुष को देखता है और वो देखता है इसके ऊपर के रून्स को, वो फील करता है कि इसके अंदर एक अनफेथमेबल पावर छिपी हुई है। जियान कहता है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन है। ये बहुत सिर्फ पावरफुल नहीं था, ये बिना किसी डाउट के दोशियान रियल्म का सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक था। यूटू जो कि अब तक चुपचाप से पीछे यूरू को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो कहती मैंने सोचा नहीं था कि कैंके इस सिल्वर मून बो को भी यूज कर सकती है। सरप्राइज तो डीमन वेल के चेहरे पे भी था। वो कहता है सिल्वर मून बो इस बो ने अपने टाइम पे एक एक अटैक में एक एक दोशन एक्सपर्ट को अनहाइलेट किया है। वो रिलीफ से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है मुझे लगता है इसके सामने ज़्वानमिंग ट्विंस भी टिक नहीं पाएंगे। कैंकी ने टाइम वेस्ट नहीं किया था। उनके हाथों से होके वो लाइफ और डेथ की पावर सीधे उस धनुष के अंदर ट्रांसफर होने लगी थी। एट द सेम टाइम उनका सीधा हाथ जाता है उसकी स्ट्रिंग के ऊपर। क्रैक 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 की आवाज के साथ धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींची जाती है। ये स्ट्रिंग जैसे जैसे खींची जा रही थी, ये अपने साथ स्पेस को भी बेंड कर देती है। साथ में इसके सामने इकट्ठी हो रही थी एक ओवरवेलमिंग पावर आखिरकार समय से रिलीज करने का आ जाता है। कैंकी अपने हाथ को छोड़ने वाली होती है, तभी जियान की हॉरर से भरी आवाज गूंजती है। जियान दांती मीस के बोलता है डैम इट। ये भी सुन के यूटू और बाकी लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं। वो पाते हैं कि समय मियुंग और जियान दोनों के चेहरों के रंग उठ चुके हैं। मियुंग एक कांपती हुई आवाज में कहती है ज़्वानमिंग ट्विंस, मुझे लग रहा है ये जाग रहे हैं। इसी मोमेंट में सुनाई दी थी क्रैश की आवाज। उन दोनों ईविल हार्ट्स में से एक ओवरवेलमिंग ईविल ऑरा रिलीज हुआ था। ये काले रंग का धुएं जैसा पदार्थ इतना घना होता है कि बहुत जल्दी जियान और मियुंग की होली फ्लेम को भी पीछे ढकेल देता है। एट द सेम टाइम वो दोनों हार्ट्स और भी तेजी से धड़कते हैं। वो और एक दूसरे में लिपट के और भी ट्विस्ट होता है। जियान को समझ में आता है कि उसने जिस ट्विन घोस्ट एम्पर का सामना किया था वो इसके सामने चाय कम पानी था। पर्पल केज के अंदर उन दोनों हार्ट्स को देख के जियान का दिल बैठ गया होता है। हम कैंग को अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है उनके लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था और यही कारण था उनकी जल्दबाजी का। एक्चुअली हम फेरीमून के डिसेबल को कैंग बोलेंगे। ये कैंग के बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है लिखने वाले ने सस्ते नशे कर रखे थे। सो या इट्स कैंग। जब जियान कैंग का एक्सप्रेशन देखता है वो बोलता है आप ये जानती थी। कैंग नोट करती है। वो कहती है भले होली फ्लेम इन फॉरेन ईविल रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से ये एलियन ईविल रेस की पावर हाउस से दूर से ही सेंस कर सकते हैं। जैसे ही तुम दोनों यहाँ अपीयर हुए मैंने इन दोनों के अंदर बदलाव सेंस करे। लेकिन चलो ये भी ठीक है, मुझे शुरुआत से ही पता था कि चीजें आसान नहीं होंगी। ये कि कैंग की बॉडी में से और भी पावरफुल रिपल्स फैलने लगती है। तभी पर्पल केज के अंदर एक फिनोमेना हुआ था। वो दोनों काले रंग के गुच्छे अपनी पोजीशन से हिलने लगते हैं। इनके अंदर से अजीब सी गुलू गुलू की आवाजें आती हैं। ये ग्लिटरिंग साउंड्स अपने हिसाब से उस ब्लैक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। फाइनली जियान को एक इंसानी आवाज सुनाई देती है। वो पहले होर्स आवाज शुश करके बोलती है ओ तो ये तो होली फ्लेम्स है। उस ब्लैक गैस में से एक फिगर बाहर आया था। इससे लिपटी होती है वो डार्क एनर्जी। तभी इसके पीछे का स्पेस रिपल होता है। हम बाहर आते हुए देखते हैं एक और शैडोई फिगर को। वो दूसरा फिगर बोलता है बिग ब्रदर यहाँ पे तो होली फ्लेम्स कैसे आई। इनमें से एक था यूजुन और दूसरा मिंगजुन था। यूजुन जवाब देता है मुझे नहीं पता, लेकिन ही अभी इन दोनों होली फ्लेम्स के कंट्रोलर बहुत वीक हैं। हमारी रेस के ग्रैंड प्लान के लिए इन दोनों का यहीं पे मरना जरूरी है। ये सुन के दूसरे फिगर के चेहरे पे भी स्माइल अपीयर होती है। फिर ये दोनों अचानक से अपने हाथ को फैला देते हैं। बूम 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 की 3 रिपल्स के साथ वो टेरिफाइंग ब्लैक और सलाखों से जाके टकराया था। लेकिन पर्पल के जब भी टूटता नहीं है। ये देखे यूजुन अपनी पावर को वापस लेता है। वो कहता है लगता है ये बैरियर अब भी उतना कमजोर नहीं हुआ। सीन जरा बाहर लौटता है। कैंग जियान की तरफ देख के बोलती है अब मैंने केज से बाहर नहीं आने दे सकते। ये सुन के जियान का भी दिमाग घूम गया था। वो समझ नहीं पाता कि कैंग उस जैसे सिक्स्ट्रा दोदी से इन दोनों को रोकने की कैसे बात कर सकती हैं। बगल में खड़ी मियुइंग सीरियस आवाज में कहती है हमारे पास होली फ्लेम है जो इनकी पावर को वीक कर सकती
सकती है। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि सीनियर कैंग्यू का अटैक ये डेवास्टेटिंग होने वाला है। अगर हम उनके साथ अपनी पावर को मिला देते हैं हमारे चांसेस अभी खत्म नहीं हुए। बिना हेजिटेशन के जियान नोट करता है। हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। पीछे से डीवन वेल भी आगे बढ़ता है और यूटू यूरू को लेकर थोड़ा पीछे चली जाती है। ऑफ कोर्स पीछे जा रही यूरू की आंखों में चिंता बिल्कुल कम नहीं हुई थी। वो कहती है जियान मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दूंगी। अब तक तीनों के साथ रहने की वजह से यूटू को भी यूरू की जियान के लिए फीलिंग समझ में आ गई होती है। वो उसे दिलासा देती है, बोलती है लिटिल वन चिंता मत करो। भले ही दोनों इतने स्ट्रॉन्ग ना हो वो होली फ्लेम की पूरी पावर को कंट्रोल कर सके, लेकिन तभी फ्लेम का जो इनिट सप्रेशन है वो इन्हें इतनी जल्दी खतरे में नहीं आने देगा। और तो उनका साथ देने के लिए डीवन वेल और कैंगवे भी यहाँ पे है। ये सुन के यूरू ने नोट किया था। यूरू की 2 उंगलियां अपने माथे पे जाती हैं। साथ में उसकी आंखों में दिखाई दी थी वो डिटर्मिनेशन। अगर उसे लगा कि जियान की जान के ऊपर सच में खतरा आ गया है तो वो इस रून को एक्टिवेट करने से पहले एक बार नहीं सोचेगी, फिर चाहे उसके लिए अपनी पोटेंशियल को भी क्यों नजर आना पड़े। सीन लौटता है जियान की तरफ। दोनों ने नोट करके अपनी आंखें बंद कर ली थी। नेक्स्ट मूवमेंट में इनकी बॉडी से बाहर आने वाली वो होली फ्लेम पावर अपनी इंटेंसिटी को खतरनाक लेवल तक पहुंचा लेती है और एक प्योर एनर्जी वुश वुश की आवाज के साथ सीधा उस पर्पल केज से जाके टकराती है। जब वो इविल पावर इस होली फ्लेम का सामना करती है सुनाई देती है सिजलिंग साउंड्स। ये थी होली फ्लेम की सोर्स पावर। भले इस वार्मिंग ट्यून्स का कल्टीवेशन बेस हाई हो, लेकिन ये भी होली फ्लेम के प्योर एसेंस का सामना नहीं कर सकते थे। जब ये अज़्योर और खाकी होली फ्लेम्स की सोर्स पावर खुद को उन सलाखों से लिपटा देती है, जियान और मीविंग दोनों साथ में हाथ को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं होली फ्लेम क्रिस्टल। एक क्रिम्सन और एक अज़्योर क्रिस्टल अपीयर हुआ था। इसी पे इस जगह का स्पेस फटने लगता है। इन क्रिस्टल के अपीयर होते ही होली फ्लेम का सप्रेशन बढ़ा था। दोनों ज़्वार्मिंग ट्विंस भी इंडिया के बीचों बीच में आ गए थे। बस सीन ऐसा होता है कि अगर फ्लेम्स के अंदर जाके उन दोनों के चेहरों को देखा जाए तो हमें कुछ अजीब सी स्माइल्स देखने को मिलेंगी। यूजुन चुपचाप से अपनी बॉडी से एक ब्लैक एनर्जी के धागे को बाहर निकालता है। इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, ये डार्क एनर्जी सीधा पर्पल केज की सलाखों से निकल के जियान को अपना निशाना बनाती है। डीमन विल जिसकी पेन नजरों से कुछ बचता नहीं था, उसे इस ब्लैक एनर्जी में हल्का सिल्वरी ग्लो दिखाई दिया था। वो कहता है क्या? वहीं पे जियान की इंस्टिंक्ट चीखती है। जिस तरीके से एनर्जी एमेथिस्ट केज से बाहर आ पाई है ये क्लियरली कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं हो सकती। पैनिक हुआ जियान अपने क्रिस्टल को सामने लेके आता है और इसके अंदर जियान की लाइफ फोर्स जाती है। लेकिन जस्ट इसी मोमेंट पे जियान के शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में जियान को कोई अंदेशा भी नहीं होता। हमारे सामने का सीन जूम होता है। जियान की बॉडी के अंदर सोल ईटर टेलिस्मैन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती ओ तो ये दोनों फॉरेन इविल रेस के नेदरवर्ल्ड ट्विंस हैं। जियान के हाथ में कुछ मिस्टीरियस ड्यून्स अपीयर होने लगे थे और ये चुपके से जियान की सोल में चले जाते हैं। सोल ईटर टेलिस्मैन की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो कहते हैं अगर मैंने डिवावर कर लेता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, क्योंकि अगर इस कंडीशन में घोस्ट वर्ल्ड के किसी घोस्ट ने मेरे वजूद को महसूस कर लिया तो मैं उससे डील करने की हालत में नहीं हूँ। जब सोल ईटर ये सब सोच रहे होते हैं जियान की स्टोरिंग में से आती कसी की आवाज। वो आवाज हंस के बोलती हा हा हा, मैंने सोचा नहीं था कि सोल ईटर के ग्रेट लॉर्ड एक्चुअली में सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर हाइड कर रहे होंगे। अगर जियान इस आवाज को सुनता तो वो पहचान लेता कि और कोई नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग है। लेकिन इस आवाज को सुन के सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर की एंटिटी भी अलर्ट हो गई थी। वो आवाज कहती कौन है यहाँ पे, क्योंकि ये थी जियान की बॉडी। किसी को उनके प्रेजेंस के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। भले सोल ईटर टेलिस्मैन होस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में से एक हो, लेकिन तब भी उसे एक होस्ट की जरूरत होती है। उससे भी जरूरी बात यह है कि सोल ईटर लॉर्ड ने एक समय पे चारों तरफ अपने दबदबे को फैलाया था। भले ही वो तब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उन्हें मैच करने वाले बहुत कम लोग मौजूद थे। लेकिन जब वो इस हंसी से भरी आवाज को सुनते हैं उनका दिल भी ट्रेम्बल होने लगता है। जब सोल ईटर टेलिस्मैन अपने किसी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने वाला था, बोलने वाले सोल ईटर लॉर्ड के ऊपर एक फिगर अपीयर होता है। ये फिगर था गोल्डन ड्रैगन का। वो कहते हैं मुझे ऐसे तलाश मत करो, ये लो मैं तुम्हारे सामने हूँ। जब सोल ईटर लॉर्ड की नजरें ऊपर फ्लोट कर रहे फिगर को देखती हैं उन्हें ऐसा लगता है वो एक अनंत सागर को देख रहे हो। सोल ईटर लॉर्ड के चेहरे पे हेजिटेशन को देख के गोल्डन ड्रैगन स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें सोल ईटर टेलिस्मैन बोलूं या सोल ईटर लॉर्ड? एटीट्यूड तो सोल ईटर लॉर्ड में भी कम नहीं था। वो इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं ओरिजिनली सोल ईटर टेलिस्मैन मेरा था, तो क्या हुआ मैं इसके अंदर हूँ। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं पहले मैंने बस इस सोल ईटर टेलिस्मैन को कंसिडर किया था। अगर मुझे पता होता कि इसके अंदर तुम मौजूद हो तो मैं शायद इस बच्चे को तुमसे दूर रखने की कोशिश करता। ये सुन के सोल ईटर लॉर्ड के चेहरे पे हेल्पलेस स्माइल आती है। वो कहते हैं तब मेरी चोटें बहुत गहरी थी। अगर मैंने तब से इस बच्चे के माध्यम से उन एलियन इविल रेस के पावर हाउस को डिवावर नहीं किया होता तो मैं अभी गहरी नींद में होता। सुन के गोल्डन ड्रैगन की आंखें थोड़ी फ्लिकर हुई थी। वो कहते हैं तो तुम सच में ऐसे ही घायल हुए थे। ये स्पेस था सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर का, इसलिए अंदर का सीन कोई बाहर सेंस नहीं कर सकता था। सोल ईटर लॉर्ड कुछ समय तक शांत रहने के बाद पूछते हैं तुम आखिर हो कौन? ऊपर फ्लोट करी एंटिटी को जो गोल्डन ऑरा घेरे हुए था वो कुछ ज्यादा ही प्योर और ओवरवेलमिंग होता है। उसे भेद के गोल्डन ड्रैगन को पहचानना ये आपके सोल ईटर लॉर्ड के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सुनाई
सुनाई दी थी गोल्डन ड्रैगन की आवाज। वो कहते हैं शायद तुम इसे पहचानोगे। अगले पल में वो गोल्डन ऑरा ट्रांसफॉर्म हुआ था। हम इसके अंदर एक बड़ी सी क्रीचर की परछाई को देखते हैं। हालांकि जिनलोंग अपनी गोल्डन ड्रैगन की बॉडी को बहुत बड़े आकार में नहीं ले जाते, लेकिन जब सोल ईटर लॉर्ड को वो डेजलिंग गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया था, उनके चेहरे पे गहरा शॉक अपीयर होता है। वो कहते हैं ड्रैगन्स के किंग, तुम गोल्डन ड्रैगन किंग हो। गोल्डन ड्रैगन बस एक नाम नहीं होता, बल्कि ये लेजेंड था। ड्रैगन क्लैन में सबसे हाईएस्ट एंटिटी होती है ड्रैगन गॉड, और ड्रैगन गॉड के 9 बेटे थे। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग। कहा जाता है ड्रैगन गॉड के 9 बेटों में गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन गॉड बनने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। वो लेजेंडरी 2 गॉड से बस थोड़ा पीछे रह गए थे। जब सोल ईटर लॉर्ड देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन किंग एक सोल अवतार में है, उनके चेहरे पे रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम होगे। मैं सोच नहीं सकता हूँ इविल रेस के वो कौन से पावर हाउसेस होंगे जिन्होंने तुम्हारे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने शरीर को त्यागने में मजबूर कर दिया। लगता है जिनलोंग बीते हुए पलों को याद नहीं करना चाहते थे। वो कैजुअल टोन में बोलते हैं जाने दो, फिजिकल बॉडी दोबारा बनाई जा सकती है। मैं इस बारे में काफी क्यूरियस हूँ कि तुम जैसे इन चीजों की कोई परवाह नहीं हुई, वो इविल रेस के खिलाफ क्यों खड़ा होगा। सोल ईटर लॉर्ड हम करके बोलते हैं मेरे पास अपने सीक्रेट्स हैं, हाउएवर उनमें से एक को तुम गैस कर सकते हो। मुझे जब मालूम पड़ा कि मेरा सोल ईटर टेलिस्मैन फॉरेन इविल रेस की पावर को ऑब्जर्व करके घोस्टली एनर्जी में बदल सकता है, मैंने नेचुरली उसका फायदा उठाया। तभी कोई सोच के गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं सोल ईटर लॉर्ड, भविष्य में सोल ईटर टेलिस्मैन मेरे डिसाइपल को बिलोंग करेगा, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये सुन के सोल ईटर लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं गोल्डन ड्रैगन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम अभी सोल फॉर्म में हो। ये सोल ईटर टेलिस्मैन हमेशा मेरा रहेगा, मुझसे इसे कोई नहीं ले सकता। सोल ईटर लॉर्ड जानते थे कि अगर वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को वापस हासिल भी कर लेते हैं, तभी बिना सोल ईटर टेलिस्मैन के वो कभी पीक पावर हाउसेस में खड़े नहीं हो पाएंगे। इस वजह से वो सोल ईटर टेलिस्मैन को गिव अप नहीं करना चाहते थे। जिनलोंग हंस के बोलते हैं हे तुम इतने एंग्शियस क्यों हो रहे हो। खैर तुम चाहे कितना भी रिफ्यूज करो, मुझे कुछ समय के बाद तुम्हारे सोल ईटर टेलिस्मैन की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार जिनलोंग ने काफी सीरियस टोन में बोला था और लगता है इससे सोल ईटर लॉर्ड को कुछ समझ में आ गया था। वो डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तुम मुझसे ये मत कहना, क्या तुम ह्यूमन रियल्म के सेंटर की तरफ जाने की सोच रहे हो। सोल ईटर लॉर्ड ने गोल्डन ड्रैगन किंग और एंशिएंट एम्पर तोशे के बारे में काफी सुना हुआ था, और अगर वो कहानी सच है तो काफी फिर से कोहराम मचेगा। सोल ईटर लॉर्ड की बात को सुन के जिनलोंग नोट करते हैं। वो कहते हैं ऑफ कोर्स उन लोगों ने जो मुझसे और मेरे डिसेंडेंट से लिया है उसकी वो कीमत चुकाएंगे। हालांकि जिनलोंग अभी अपनी पीक कंडीशन में नहीं होते, लेकिन तब भी उनकी स्ट्रेंथ दोशन लेवल तक पहुंच चुकी थी। पावर हल्की से लीक होने वाली होती है। अच्छी बात है वो समय रहते अपनी ऑरा को कंट्रोल कर लेते हैं। फाइनली उनका ध्यान गया था बाहर की तरफ, जब वो जियान की सिचुएशन सेंस करते हैं। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं इन ज़्वानमिंग ट्विंस की पावर को मेरा डिसाइपल अभी संभालने के लिए तैयार नहीं है। सोल ईटर लॉर्ड इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिनलोंग के फिगर को गायब होते हुए देख सोल ईटर लॉर्ड जियान के बारे में और भी क्यूरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं लड़का और भी मिस्टीरियस होता जा रहा है, लेकिन हाँ क्योंकि शाओ क्लैन का मेंबर है इसका नॉर्मल होना कैसे पॉसिबल हो सकता था। ये सोच के सोल ईटर लॉर्ड ने अपनी पावर को सोल ईटर टेलिस्मैन ने सप्लाई किया था। जब बाहर जियान को डिवावरिंग पावर सेंस होती है तो उसका चेहरा खुशी से भर जाता है, क्योंकि यूज़-1 की उस डेवास्टेटिंग पावर ने सिर्फ जियान को टारगेट बनाया था और उसके पास रिएक्ट करने का ज्यादा समय नहीं होता है। अच्छी बात है कि अब उसके पास आगे सोल ईटर टेलिस्मैन की पावर, क्या यहाँ पे भी डेजर्ट माउंटेन रेंज वाला सीन रिपीट होगा। सवाल बस ये रह गया था और हम इसके आंसर को जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हालांकि मैं इस पार्ट को और भी खींच सकता हूँ, लेकिन ये आर्क कभी खत्म नहीं होने वाला और ना ही खत्म होंगे फाइटिंग सीन्स। बट डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम उसमें देखेंगे जियान और म्यूइंग की डबल फ्लेम और उस सिल्वर मून बो की रियल पावर। आगे कुछ ट्विस्ट और टर्न्स हो रहे होंगे, लेकिन उनका राज रहना जरूरी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अगर अभी तक आपने अर्ली एक्सेस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करो, जिससे आप आने वाले वीडियोस को पहले एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। चलो टाटा बाय बाय।